नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएस विद श्याम में। दोस्तों, जैसा कि अभी हाल ही में हमने एमपीपीएससी से या कि एमपी से रिलेटेड अपनी पहली क्लास को ली और लगातार हमने एक दिन क्लास नहीं ली, और आज हम एमपी से रिलेटेड क्विज को करवाएंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस को करने हैं, कैसे कैसे आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको पसंद आते हैं तो इस ग्रुप की लिंक अपने दोस्तों के साथ, इस चैनल की लिंक अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं और बातें करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तुलसी सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। क्या क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तुलसी सम्मान जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो हमने अपनी क्लास में भी पढ़ा है कि मध्य प्रदेश सम्मान जो है ये लोक कला के क्षेत्र में दिया जाता है ना। यानी ये तीन प्रारूपों में भी दिया जाता है, लेकिन ये कौन सी कला के लिए दिया जाता है? जो ऑप्शन है लोक कला, साहित्य और संगीत और हिंदी कविता, तो ये दिया जाता है लोक कला के क्षेत्र में। इसको आप ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रदेश सरकार जो है 2 लाख रुपए इसके लिए जो पुरस्कार के रूप में देती है, उसको भी याद करिएगा कि तुलसी सम्मान के लिए कितनी राशि मिलती है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो लिखा है कि कलचुरी राजवंश का संबंध प्रदेश से संबंधित है, यानी किस प्रदेश से संबंधित है? क्या उत्तर प्रदेश से, क्या केरला से, कर्नाटका से, या क्या एमपी से? तो आप जानते हैं कि जो कलचुरी राजवंश है, तो अपने मध्य प्रदेश का इतिहास अगर आप पढ़ते हैं तो सीधा सा इसका संबंध है अपने मध्य प्रदेश से। कहाँ से है? मध्य प्रदेश से। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि बांधव राष्ट्रीय उद्यान या बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? बस एक नज़र में देख के आप टिक कर सकते हैं। क्या उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़? तो बिल्कुल मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है बांधव राष्ट्रीय उद्यान, जहां मैंने बताया था कि बांधव राष्ट्रीय उद्यान अपने सुंदर बाघों के लिए तो फेमस ही है, साथ ही जो बाघों का घनत्व है, बाघों का घनत्व देखने को मिलता है तो इसी राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में नहीं है? चंबल, बेनगंगा, क्षिप्रा, और ये तो बिल्कुल आप देख कर रहे हैं कि चंबल, बेनगंगा, क्षिप्रा, हमने तीनों को इसलिए अलग कर दिया क्योंकि ये आप नाम सुने सुने लगते हैं कि जो चंबल नदी है, बेनगंगा है ना। जो ये बेनगंगा है दक्षिण की तरफ जो प्रवाहित होती है, मैंने पढ़ाया भी था, बताया भी था आप लोगों को। फिर क्षिप्रा नदी है, चंबल नदी, ये तीनों नदी अपने मध्य प्रदेश की हैं। लेकिन इनमें से दिख रही क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी की एक नदी है बनास, जो कि राजस्थान के अरावली पहाड़ियों से निकलती है। तो यानी ये नदी कहाँ की हो गई? ये नदी राजस्थान की है, और शेष तीनों नदियाँ अपने मध्य प्रदेश की हैं। तो सीधा सा पूछा है कि कौन सी नदी मध्य प्रदेश में नहीं है? तो कौन सी नहीं है? बनास नदी नहीं है। आगे बढ़िए। मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है? बेतवा, शिप्रा, नर्मदा और चंबल। बहुत से लोग क्वेश्चन को देखते हैं और सीधे टिक किस में करते हैं? नर्मदा पे, पर बिल्कुल ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा जरूर नर्मदा नदी को कहा जाता है ना। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहा जाता है। मध्य प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जिनको ये नर्मदा नदी लाभान्वित करती है। बहुत सारी बहुउद्देशीय परियोजनाओं का आश्रय स्थल भी है, यानी केंद्र बना हुआ है ना। पर मध्य प्रदेश की गंगा प्रदूषण के आधार पर कहा जाता है किसको? बेतवा नदी को, है ना। और जीवित इकाई का दर्जा अगर पूछता है तो नर्मदा नदी कहा गया है। कभी कभी पूछता है कि नर्मदा पुरुष के नाम से कौन से व्यक्ति फेमस है? तो अमृतलाल बेगड़। कौन फेमस है? अमृतलाल बेगड़, ये नर्मदा नदी के नाम से, नर्मदा पुरुष के नाम से फेमस व्यक्ति हैं। आगे बढ़ते हैं। संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट, संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? उमरिया, शिवपुरी, होशंगाबाद, ग्वालियर। तो ये कहाँ है? ये आपका है उमरिया में। संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। इन क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनको नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि जब अपन क्विज कराते हैं तो तुरंत तो क्वेश्चन याद रहते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद वो क्वेश्चन और आंसर दोनों भूल दे जाते हैं। इसलिए आप अपने पास स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, जिससे कि आपको पढ़ाई में मदद भी मिल सके और लॉन्ग टर्म तक आप इन चीज़ों का ध्यान भी कर सकें। तो आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि डुबरी किस राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम है? ऑप्शन ए संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान या माधव राष्ट्रीय उद्यान। तो डुबरी नाम से ही आप अगर इसका पूरा नाम अगर आप पढ़े होंगे तो जोड़ के नाम देखिए, तो संजय डुबरी, बांधवगढ़ डुबरी, कान्हा डुबरी या माधव डुबरी।
तो अगर ऐसे में अगर नहीं कर पाएंगे तो आप नाम अगर कंप्लीट पढ़े होंगे तो संजय डोबरी राष्ट्रीय उद्यान, ये संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के कहाँ है? मध्य प्रदेश के सीधी में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश के सीधी जिले में है। और अगर आप यहाँ गए होंगे तो बिल्कुल यहाँ देखे होंगे कि क्या कैसे प्रदेश सरकार हाल ही में बहुत इसका सौंदर्यीकरण करने में लगी हुई है ना। तो ये अपने मध्य प्रदेश के सीधी जिले में है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर न्यूज प्रिंट पेपर मिल के लिए प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश का कौन सा शहर न्यूज प्रिंट पेपर मिल के लिए प्रसिद्ध है? नेपानगर, शिवपुरी, भोपाल, ग्वालियर। तो ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल नहीं है। तो कौन सा है? नेपानगर। कहाँ, कौन से जिले में स्थित है बताइए? मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में। आगे बढ़ते हैं। एशिया की सबसे बड़ी सोयाबीन फैक्ट्री प्रदेश में कहाँ है? अपने मध्य प्रदेश को एक नाम से भी जाना जाता है जो कि नाम है सोया प्रदेश। सोया का आशय सोने से बिल्कुल नहीं है। सोया का आशय है, जो नींद है सोया, उससे आशय नहीं है। सोया का आशय है कि यहाँ सोयाबीन जो है बहुतायत मात्रा में उत्पादन किया जाता है, इसलिए अपने मध्य प्रदेश को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, सोया प्रदेश। हाल ही में जैसे आप देखे होंगे टाइगर स्टेट, लेपर्ड स्टेट, आदिवासी क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है ना। हृदय प्रदेश, तो सोया प्रदेश के भी नाम से जाना जाता है। तो ये मध्य प्रदेश के कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश के उज्जैन में है सोयाबीन फैक्ट्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सरदारपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? यानी सरदारपुर मैंने पढ़ा था। सरदारपुर वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो मध्य प्रदेश के धार में है। एक चीज़ यहाँ से इंपॉर्टेंट निकल कर आती है कि जो खरमौर पक्षी है उसका भी संरक्षण केंद्र यहीं है। यानी खरमौर पक्षी का संरक्षण केंद्र कहाँ है? सरदारपुर वन्य जीव अभ्यारण्य में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? पहले तो स्थान था मध्य प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से छठा, बट 2014 में आंध्रा और तेलंगाना दोनों अलग अलग राज्य बना देने से, दोनों के अलग हो जाने से, जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है, तो दोनों के अलग हो जाने के कारण जो मध्य प्रदेश का स्थान हो गया वो पाँचवा है। अगर आप लोग याद करना चाहें तो क्या ट्रिक है? क्या ट्रिक है? उमा बीवी एमपी में। क्या ट्रिक है? उमा बीवी एमपी में। पहला स्थान देखिए उत्तर प्रदेश का नंबर 1, दूसरा स्थान महाराष्ट्र का, तीसरा स्थान बंगाल का, वेस्ट बंगाल का, चौथा स्थान बिहार का और पांचवा स्थान आपके मध्य प्रदेश का। ठीक है, ये लीजिए, ये ट्रिक हो गई आपकी। मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जस्टिस एम हिदायतुल्लाह, जस्टिस काटजू, जस्टिस खानविलकर या इनमें से कोई नहीं। तो कौन थे? जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। अब आप बताइए कि मध्य प्रदेश के आज जो न्यायाधीश बनाए गए हैं उनका क्या नाम है? थोड़ा सा विचार करिए कि मध्य प्रदेश के जो न्यायाधीश बनाए गए हैं, 27वें न्यायाधीश अभी बनाए गए हैं। आरबी मलिमथ जी को बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आदमगढ़ की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश के किस जिले में हैं? झाबुआ, ग्वालियर, सतना, होशंगाबाद। तो आदमगढ़ की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में है, जहाँ से कई ऐतिहासिक साक्ष्य भी देखने को मिले हैं, कई तरह के शिलालेख भी देखने को मिले हैं। तो ये ऐतिहासिक काल के लिए भी जाना जाता है जो आदमगढ़ है का। मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो बिल्कुल आपको ध्यान होगा 1977, 1980 और 92 और 93 के आसपास लगा। तो यानी मध्य प्रदेश में 3 बार राष्ट्रपति शासन अभी तक लग चुका है। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में मध्य प्रदेश के किस पुरस्कार में सर्वाधिक राशि मिलती है? तो कबीर सम्मान, तानसेन सम्मान, महात्मा गांधी अवार्ड और लता मंगेशकर अवार्ड। तो बिल्कुल ये तीनों को आप साइड करके ध्यान दीजिए। ये कबीर एकदम नाम अलग सा भी लगता है, निर्गुण पंथ के थे, निर्गुण थे, है ना, निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक थे कबीर दास जी। आपने पढ़ा होगा तो, है ना, कई दोहे आपने कबीर दास के पढ़ा होगा, कबीरा खड़ा बाजार में, या के अन्य दोहे भी आपने देखा होगा। तो ध्यान रखिएगा, सिर्फ कबीर दास को, है ना, जो कबीर दास ने रचना भी की थी। पूछा जाता है कि बीजक के रचयिता कौन है? जो कबीर के ग्रंथों का संकलन है वो बीजक में है, यानी बीजक ग्रंथों कौन है?
तो कबीरदास, ध्यान रखिएगा कि 10 लाख के आसपास यहाँ जो राशि दी जाती है, तो मध्य प्रदेश पुरस्कार में सर्वाधिक राशि जो है कबीर सम्मान में ही मिलती है। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है। तो अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो 342, 240 किसका है आप बताइए? 342, 240, फिर 308, 252, फिर 307, 713। तो मध्य प्रदेश का पहले तो क्षेत्रफल बताइए कितना है, तो है 308, 252 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, तो यानी ये है आपका दूसरे नंबर पे। पहले नंबर पे आपका है राजस्थान, दूसरे नंबर पे आपका है मध्य प्रदेश, फिर तीसरे नंबर पे आपका महाराष्ट्र। ठीक है, फिर आपको आ जाएगा यूपी आ जाएगा। तो ट्रिक याद कर सकते हैं, रम्मू यानी RMMU, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। 240, 928 या 240, 239 या 928 या शायद यूपी का, उसको भी आप ध्यान करिएगा। फिर अगला क्वेश्चन, पातालकोट घाटी मध्य प्रदेश के किस जिले में है? छिंदवाड़ा, बैतूल, बालाघाट या ग्वालियर? तो जो पातालकोट घाटी है ये मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में, कहाँ है? मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बहुत आसान से क्वेश्चन है ना, शुरुआत बहुत आसान से क्वेश्चनों से कर रहे हैं। खरबूजा महल मध्य प्रदेश के किस जिले में है? सतना, भोपाल, धार या इंदौर? सतना, भोपाल, धार या इंदौर? तो जो खरबूजा महल है जिसकी आकृति एकदम खरबूज जैसे है ना, एकदम खरबूज जैसे जिसकी आकृति है, तो यह अपने धार में स्थित है। यानी कहाँ है खरबूजा महल? धार में स्थित है। फिर आगे बढ़ते हैं कि खजुराहो मंदिर किस वंश से संबंधित है ना? तो कुछ खजुराहो मंदिर है, अगर आप याद होगा कि जो 9वीं, 10वीं, 11वीं शताब्दी थी, 950 से 1050 का टाइम जो था, यहाँ चंदेल शासक थे। कौन शासक थे? चंदेल शासक थे, जो कई मंदिरों का भी निर्माण कराए। उनमें से एक मंदिर थी खजुराहो का मंदिर, जो किस वंश संबंधित है? चंदेल वंश से संबंधित है। और राष्ट्रकूट, चालुक्य और मुगल वंश से संबंधित नहीं है। तो इसको आप साइड कर सकते हैं, तीनों ऑप्शन को डायरेक्ट टिक कर दीजिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ना, ऑप्शन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, सीधे चंदेल वंश से संबंधित है। फिर है मड़ीखेड़ा बांध किस नदी पर स्थित है? कौन सा बांध? मड़ीखेड़ा बांध किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, बेतवा, सिंध या चंबल? नर्मदा, बेतवा, सिंध या चंबल? तो ये है आपका सिंध नदी पर, जो शिवपुरी से प्रवाहित होती है। कौन सी नदी? सिंध नदी। तो ये रहे दोस्तों हमारे 20 क्वेश्चंस, है ना। इनको आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, और अगर आपको क्वेश्चन पसंद आता है तो हमारा यूट्यूब चैनल GS विद श्याम को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़े रहें, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको उपलब्ध करा पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी क्लासेस देने की कोशिश आपको करें, जिससे आपका एग्ज़ाम बेहतर तरीके से हो और आपकी जो तैयारी है उसको एक मजबूत नींव मिल सके। इसी उद्देश्य से हमारा चैनल क्रिएट किया गया है। तो आज के वीडियो में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते रहें। बेस्ट ऑफ लक।